Hey everyone, today we are going to talk about forensic neurochemistry and criminal behavior. हम लोग इसके बारे में एडवांस रिव्यू करेंगे, बायोलॉजिकल प्रोडिस्पोजिशन के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, क्या क्या साइकोएक्टिव ट्रिगर्स है जो कि क्रिमिनोलॉजिकल फ्रेमवर्क या क्रिमिनल माइंड्स को काइंडा अग्रेसिव और बनाता है. सो लेट्स स्टार्ट. सो पार्ट वन में हम लोग बात करते हैं एंडोजेनस केमिस्ट्री के बारे में. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे ब्रेन के इंटरनल न्यूरो ट्रांसमीटर मैसेजिंग सिस्टम के बारे में. हम लोग के जो ब्रेन होता है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं मैसेजेस थ्रू आउट आवर सिस्टम, और उनका क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है हमारे मूड के रेगुलेशन से, इम्पल्स के कंट्रोल से और अग्रेशन से. ये सारी चीजें हम लोग एंडोजेनस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जो ब्रेन का इंटरनल न्यूरोट्रांसमीटर मैसेजिंग सिस्टम है और उसका क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन मूड, इम्पल्स एंड अग्रेशन. ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डोपामिन एंड रिवॉर्ड सीकिंग से. ओके, सो डोपामिन एंड रिवॉर्ड सीकिंग से स्टार्ट करते हैं. सो रिवॉर्ड यानी कि कुछ प्राइज, उसका पैथवे क्या हो सकता है. तो डोपामिन क्या है, वो एक केमिकल है. डोपामिन एक्ट्स एज अ केमिकल कैटलिस्ट जो कि ब्रेन के मेसोलिम्बिक पाथवे में रहता है, गवर्न करता है रेनफोर्समेंट एंड गोल ओरिएंटेड बिहेवियर. ऐसा बिहेवियर जिसका कोई गोल है. ये क्या करता है, डोपामिन एंड रिवॉर्ड सीकिंग की बात करो तो रिवॉर्ड पाथवे क्या करता है, डोपामिन एक्ट करता है एज द केमिकल कैटलिस्ट. वो भी कहाँ पे, तो ब्रेन के मेसोलिम्बिक पाथवे में, जो कि गवर्न करता है रीइंफोर्समेंट एंड गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, मतलब कुछ ऐसा बिहेवियर जिसका कि गोल है. सो नेक्स्ट इज रिस्क एंड इम्पल्सिविटी ऑल्टरेशन या फिर हाइपोफंक्शन, जो कि डोपामिन के रिसेप्टर्स में हो जाता है, जैसे कि DRD2 जीन वेरिएंट. ये एक वेरिएंट है जीन में ही जो कि क्या ड्राइव कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सेंसरी प्लेजर प्लेजर या रिस्क टेकिंग जैसे एक्शंस को एनकरेज करता है. ओके, सो हम लोग पहले क्या बात करें, डोपामिन एंड रिवॉर्ड की. रिवॉर्ड पाथवे क्या होता है, जो डोपामिन होता है वो केमिकल कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है ब्रेन के मेसोलिम्बिक पाथवे में, जो कि गवर्न करता है रीइंफोर्समेंट एंड गोल ओरिएंटेड बिहेवियर. इसको याद रखिएगा, रिवॉर्ड पाथवे क्या होता है, रीइंफोर्समेंट गोल ओरिएंटेड बिहेवियर. रिस्क एंड इम्पल्सिविटी में क्या होता है, ऑल्टरेशन होता है ब्रेन का कुछ फंक्शन है जहाँ पे कुछ ऑल्टरेशन हो गया, जैसे कि यहाँ पे डोपामिन रिसेप्टर जैसे कि DRD2 जीन वेरिएंट में कुछ हो गया, समथिंग लाइक दैट, जो कि ड्राइव करता है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सेंसरी प्लेजर या रिस्क टेकिंग एक्शंस को, जो कि जनरली क्रिमिनल्स में बहुत ही ज़्यादा हाई पाया जाता है. सो यस, यहाँ पे ये पिक्चर में आप लोग जैसे कि देख सकते हैं. ऑलराइट, सो अब हम लोग बात करते हैं सेरोटोनिन एंड नॉरपेनेफ्रिन के बारे में. सो सेरोटीन जिसको कि 5-HT एंड इनहिबिटेशन हम लोग कह सकते हैं. तो लेट्स गो. सो जो सेरोटीन होता है ये एक्ट करता है ब्रेन के की बिहेवियरल ब्रेक सिस्टम. सेरोटीन क्या है, वो ब्रेन का, हमारे ब्रेन का की बिहेवियरल ब्रेक सिस्टम है, उसके तरह एक्ट करता है. और अगर इसकी कमी हो जाए, अगर सेरोटोनिन की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, जिसको कि हाइपोफंक्शन कहते हैं, उसके कारण क्या हो सकता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो सकती है. जो पर्सन है जिसमें सेरोटोनिन की कमी है उसको क्या हो सकता है, उसको डेफिशिएंसी, उसके साथ क्या हो सकता है, इमोशनल इनस्टेबल हो सकता है, इमोशनली इनस्टेबल रहेगा. उसका जो मूड रहेगा वो बार बार बदलते रहेगा, मूड डी रेगुलेशन रहेगा, और बहुत ज़्यादा हाई सस्पेक्टिबिलिटी है कि वो अग्रेशन शो करेगा रादर देन प्री मेडिटेटेड कोल्ड. सो जो सेरोटीन की कमी है जो कि हमारे
ब्रेन का की बिहेवियरल ब्रेक सिस्टम की तरह एक्ट करता है। अगर उसमें डेफिशिएंसी आ गई, अगर वो कम पड़ गया, तो उसका क्या क्या डिसएडवांटेज होगा कि सीवियर इमोशनल इंस्टेबिलिटी, वैसे पर्सन को जो इमोशन रहेगा बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा, मूड जो रहेगा वो डीरेगुलेट रहेगा, ऑल टाइम बदलते रहेगा, और बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है, हाई सस्पेक्टेबिलिटी है कि वो अफेक्ट करता है उसके अग्रेशन को रादर देन प्री मेडिएटेड कोल्ड फ्रेंड्स। अब बात करें नोरेपिफ्रेन एंड स्ट्रेस के बारे में, तो ये रिस्पॉन्सिबल है अराउजल, विजिलेंस एंड एक्यूट थ्रेट रिस्पॉन्स में ये करता है। अब इसमें डिसरप्शन हो गया तो सिस्टम क्या हो जाता है, वो फाइट या फ्लाइट के मोड में चला जाता है। अगर नॉरेपिनेफ्राइन में हम लोग का कुछ भी डिसरप्शन हो जाता है तो वो हाइटेन किस सिचुएशन में चला जाता है, फाइट और फ्लाइट रिएक्टिविटी में, या तो लड़ेगा या तो भाग जाएगा, फ्लाइट और फाइट और फ्लाइट रिएक्टिविटी में चले जाता है, जिसमें कि जो डिफेंस में जो अग्रेशन होता है वो बढ़ जाता है ड्यूरिंग परसीव्ड एनवायरमेंटल प्रोवोकेशन। एक एग्जांपल से चलो समझते हैं इसको। ओके, सपोज करो कि एक पर्सन एक्स है, उसको लगता है कि वो जिस एनवायरमेंट में है वहाँ पे क्या है कि उसको कोई थ्रेट है, उसको कोई थ्रेट है, पर्सन एक्स को क्या लगता है कि उसको इस एनवायरनमेंट में थ्रेट है, तो वो क्या करेगा, उसके पास क्या है, नॉरेपिफ्राइन का जो उस पर डिसरप्शन हो गया तो वो अब फ्लाइट, वो फाइट या फ्लाइट के मोड में आ जाएगा। तब वो क्या करेगा, वो जो भी अग्रेशन शो करेगा वो उसके डिफेंस में रहेगा, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अग्रेशन शो कर रहा है। आप समझ करो वो जो इन्वायरमेंट में यहाँ पे कोई पर्सन वाई, अब ये हो सकता है अपने डिफेंस में अग्रेशन में वाई पे अटैक कर दे, तो ये क्या है, ये वो सिचुएशन बता रहा है कि इसकी कमी से क्या होता है, ये डिफेंस में अग्रेशन कर रहा है। सेरोटीन में क्या था, वो उसका अग्रेशन था, वो डिफेंस में नहीं था, वहां पे हाई सस्पेक्टिबिलिटी था कि वो अग्रेसिव रहेगा रादर देन प्री मेडिएटेड कोल्ड फ्रेंड्स। लेकिन जहाँ पे नॉर्पेनेफ्रिन की कमी है वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ जो डिस्टर्ब हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो डिफेंस में अग्रेशन कर रहा है, डिफेंसिव अग्रेशन। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं एक्सोजेनस इन्फ्लुएंसेस के। ये क्या होता है, अब ये जो साइको एक्टिव सब्सटेंसेस है, केमिकल इंटॉक्सिकेशन हो गया, या फिर उनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और कॉग्निटिव इनहिबिटेशन, हमारे माइंड पे क्या इफेक्ट हो रहा है, डिसीजन मेकिंग में कैसे इफेक्ट करता है, ये सारी चीजें एक्सोजेनस इन्फ्लुएंसेस जो आउटसाइड है, जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है। हम लोग क्या क्या एनालाइज करेंगे, साइको एक्टिव सब्सटेंसेस को, क्रिमिनल इंटॉक्सिकेशन को एंड देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स को, ऑन कॉग्निटिव इनहिबिटेशन हमारे पर क्या इफेक्ट हो रहा है, कैसे वो डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट डाल रहा है। ओके, सो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं अल्कोहल ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन में यूजुअली, अग्रेसिव केसेस में जनरली क्या होता है कि जब फेमस होते हैं वो हम लोग पाते हैं कि वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर अल्कोहलिक्स। सो इसका क्या रिलेशनशिप है वो अब हम लोग पढ़ते हैं। जो पीएफसी एग्जीक्यूटिव सप्रेशन, इथेनॉल जो अल्कोहल में होता है वो टारगेट करता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारे ब्रेन का आगे वाला जो हिस्सा रहता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसको अफेक्ट करता है। एथेनॉल जो है वो टारगेट करता है डायरेक्टली हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को, और जो कि हमारी जो कॉग्निटिव ओवरसाइट है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है, और वो हमारी लॉन्ग टर्म में अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये सारी जो सोचने समझने की जो एबिलिटी रहती है, जो कैपेसिटी रहता है, उसको वो बहुत ही लेवल तक घटा देता है, रिड्यूस कर देता है। इथेनॉल हमारे ब्रेन को ऐसा कर देता है, डायरेक्टली ऐसा अफेक्ट करता है कि हम लोग अपना ओवरसाइट खो देते हैं। ये हम लोग को ये कैपेसिटी हम लोग ऐसा खो देते हैं कि हम लोग एक्सेस कर सके हम जो एक्शन अभी ले रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा जो हम लोग को भुगतना पड़ेगा। Okay, so through GABA facilitation, GABA facilitation and glutamate inhibition, जो अल्कोहल वो प्रोड्यूस करता है सिस्टमेटिक डी इनहिबिटेशन, ये माइनर सोशल कॉन्फ्लिक्ट को क्या बना देता है, फिजिकल
ऑल्टरेशन में, यानी बहुत ही ज़्यादा वायलेंट कर जाता है, टर्निंग माइनर सोशल कॉन्फ्लिक्ट इनटू वॉलेटाइल फिजिकल ऑल्टरेशंस। और जो ज़्यादा अल्कोहल हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे ब्रेन के जो केमिकल्स होता है उसको भी ऑल्टर करता है। सो अब हम लोग बात करते हैं स्टिमुलेंट्स की एंड हेल्यूसिनोजेंस के बारे में। तो स्टिमुलेंट्स एंड एक्यूट पेरोनिया के ऑल टाइम बेचैनी, ऑल टाइम एक अलग सा ही डर, अलग सा ही महसूस हो रहा है। सो अब हम लोग बात करते हैं स्टिमुलेंट जो स्टिमुलेट करता है और एक्यूट पेरोनिया की। दो टाइप के पेरोनिया होते हैं, एक एक्यूट पेरोनिया और दूसरा होता है क्रॉनिक पेरोनिया। जो क्रॉनिक होता है वो बहुत ही लंबे टाइम तक चलता है, ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग कह सकते हैं। सो यहाँ पे क्या बात करें, कोकेन की, मेटाफेटामाइन हो गया, या सिंथेटिक का कैथिनोड्स हो गया, जो कि ड्रामेटिकली सर्च करता है डोपामाइन को एंड नॉर्फाइन को। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि इन दोनों के डिस्ट्रप्शंस या कमी से क्या क्या होता है। तो अगर हाई डोज में लिया जाए तो वो एक्यूट न्यूरोलॉजिकल एगिटेशन कर सकता है, हाइपर विजिलेंस कर सकता है, पेरोनिया ला सकता है और बहुत ही ज़्यादा एस्केलेशन कर सकता है प्रेडेटरी एंड रिएक्टिव वायलेंस। इसमें क्या क्या होता है, प्रेडेटरी या रिएक्टिव वायलेंस को और भी ज़्यादा एस्केलेट करता है क्या, स्टिमुलेंट्स और एक्यूट पेरोनिया। अब बात करते हैं हेल्यूसिनोजेंस एंड ऑल्टर्ड रियलिटी के बारे में। हेल्यूसिनोजेंस मीन्स क्या, something like hallucination and altered reality. Altered reality means real वाला reality नहीं, something that is not real but we are seeing it. So kind of hallucination. So जो substances रहते हैं जैसे कि PCP हो गया या LSD, ये सब डिस्टर्ब करता है हमारे सेंसरी गेटिंग को, जो हमारा सेंस करने की पावर है उस सबको डिस्टर्ब कर देता है। जैसे सब्सटेंसेस पीसीबी हो गया या LSD हो गया, ये सारे हमारे सेंसरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, जो कि हम लोग की जो रियलिटी है, स्टैंडर्ड रियलिटी है, उसको देखने समझने में हेल्प करता है, उसको ही ये डिस्टर्ब कर देता है। So just the substances of PCB and LCD disrupt sensory gating and standard reality testing. Diminished capacity claims often center on hallucinogen-induced psychosis. So जो diminished हमारी जो capacity है वो जो घट जाती है वो कैसे claim होती है, center on hallucinogen-induced जो psychosis होता है, hallucinogen-induced psychology, या फिर severe delirium हो गया, या panic-induced dangerous actions हो सकते हैं। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं ओपियोइड्स एंड डिपेंडेंस पाथवेज। सो इसमें क्या होता है, टारगेटेड बायोलॉजिकल एडिक्शन, यहाँ पे एडिक्शन की बात की गई है। तो ओपियोइड्स जो होता है वो बाइंड करता है डायरेक्टली टू हमारे MU ओपियाइड रिसेप्टर्स, जो कि शिफ्ट कर देता है इंटरनल मोटिवेशन कंप्लीटली, ये सब्सटेंस को एक्वायर करना है टुवर्ड्स सब्सटेंस एक्विजिशन। हालांकि जो ओपियोइड्स होता है वो फार्मोलॉजिकली अग्रेशन को ट्रिगर नहीं करता है, जो ओपियोइड्स होता है वो फार्मोलॉजिकली अग्रेशन को ट्रिगर ही नहीं करता है। ये क्या है, एक्सट्रीम न्यूरोलॉजिकल ड्यूरेस ऑफ विड्रॉवल, हाई रेट क्राइम, एक्विजिटिव प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस टू सस्टेन द केमिकल डिपेंडेंसी में होता है जनरली। अब बात करते हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। द वर्ड टॉक्सिकोलॉजी से आप क्या समझते हैं? वेल मैं आपको बता दूं, टॉक्सिकोलॉजी इज अबाउट पॉइजन, वेयर वी स्टडी अबाउट पॉइजन्स, कि किस टाइप का पॉइजन है। लाइक पॉइजन भी बहुत सारे, आर्सेनिक हो गया, मर्करी हो गया, लीड पॉइजनिंग हो गया, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ। हम उन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में। So sample
एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव ऐसे करते हैं, फिर इम्पेयरमेंट रिव्यू करते हैं। सैंपल एनालिसिस में क्या है, एक्सट्रैक्ट करते हैं जो भी हम लोग को मिला है उसका सैंपल एक्सट्रैक्ट करते हैं, स्क्रीन करते हैं ड्रग्स को, उसके मेटाबोलाइट्स को, टॉक्सिन कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, बायोलॉजिकल मैट्रिक्स कहाँ से हम लोग ले सकते हैं, ब्लड से ले सकते हैं, यूरिन से ले सकते हैं, हेयर से ले सकते हैं, वाइट ह्यूमन से ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, क्वांटिटेटिव ऐसे। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज करते हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि जो कंसंट्रेशन है जो टॉक्सिकेंट का वो एक्चुअली में क्या है। हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं टॉक्सिकेंट की कंसंट्रेशन को, या फिर उस टॉक्सिन का पेरेंट सब्सटेंस क्या रहा है। उसके बाद हम लोग रिव्यू करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि जो सब्सटेंस है उसका लेवल क्या था, ताकि फॉरेंसिक्स ओपिनियन में हम लोग एक्टिवली और भी स्टडी आउट कर सके कि जो इंटॉक्सिकेशन था वो कैसा था, कितना कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट लाया, या फिर इंटेंट क्या था ऐसा। अब है द लिमिट्स ऑफ बायोकैजुअलिटी। बायोकैजुअलिटी का क्या लिमिट है। सो पहला है द बायोसोशियल पैराडिगम। सो कोई भी ऐसा सिंगल न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस या जीनोटाइप जैसे कि लो एक्टिविटी MAOA जीन डायरेक्टली जो है वो कॉज नहीं करता है क्रिमिनल एक्ट को। सो ये साफ साफ सा बात है कि किसी भी टाइप का सिंगल न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस अगर है या कोई जीनोटाइप है वो डायरेक्टली कभी कॉज नहीं करता है क्रिमिनल एक्ट को। जो मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी है वो बिल्ड है किस पे, बायोसोशियल मॉडल पे बेस्ड है। बायोलॉजी क्या है, वो वल्नरेबिलिटी को स्टैब्लिश करता है। उसके बाद बहुत सारे अदर फैक्टर्स है जो कि उस स्ट्रेस को और भी ज़्यादा इंड्यूस करते हैं, एस्केलेट करते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स हो गया। स्ट्रेसर्स क्या है, स्ट्रेस के सोर्सेज है। और सोशल लर्निंग हो गया, डेवलपमेंटल ट्रॉमा हो गया, या इमीडिएट सिचुएशनल ट्रिगर्स हो गया जो कि नेसेसरी है फॉर ट्रांजिशन जेनेटिक सस्टेनेबिलिटी टू एक्चुअल फिजिकल बिहेवियर। 0% डायरेक्ट बायोलॉजिकल डिटरमिनेशन। अब सब्सटेंस प्रेजेंस का बात करें ट्रेंड्स में, तो सबसे पहला जो वायलेंट क्राइम्स में रहता है, ऑलमोस्ट 40% ऑफ इंसिडेंट्स में ये अल्कोहल तो रहता ही है। फिर 25% ऑफ द केसेस में क्या पाया जाता है, स्टिमुलेटेंट्स यानी एजिटेटेड ऑफेंसेस में। फिर उसके बाद ओपियोइड्स, एक्विजिटिव क्राइम में 30% ऑफ द केसेस, जैसे प्रॉपर्टी ले लिया किसी का समय, ओपियोइड्स को देखा जाता है। पॉली सब्सटेंस जैसे कॉम्ब ओवरडोज हो गया, 45% ऑफ फोरेंसिक्स और टॉप्स पैनल में। तो ये रिप्रेजेंट करता है फोरेंसिक स्टैटिस को, जिसमें कि शो करता है कितने सारे टॉक्सिकोलॉजिकल ट्रेंड्स है जो कि क्रिमिनल इंसिडेंट्स में टेस्ट हुए हैं। कैसे बता रहे हैं कि जो हैवी डोमिनेंस है अल्कोहल रिलेटेड डी इनहिबिशन एंड पॉली सब्सटेंस अब्यूज का। ओके सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी एल्स।